हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है। मिडबल पर हम पहुंचे हैं। कल से हम लोग आज मिडबल कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग मॉडर्न पर पहुँचेंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले आपकी मिडबल, एंशिएंट, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसी क्रम में आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, जाब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? किसकी बात हो रही है? जब्ती प्रणाली की बात हो रही है। तो जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं जब्ती प्रणाली की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी? अकबर की उपज थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए, किसके लिए? भू राजस्व वसूली के लिए कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। जो भूमि सर्वेक्षण किसके लिए? जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए, किसके लिए? भूमि सर्वेक्षण के लिए, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अम्ल, किसकी? दस्तूरुल अम्ल और जब्ती खसरे की क्या, किस पर? इसकी तैयारी पर आधारित था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में, क्या से? साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में क्या थी? यही प्रणाली प्रचलित थी। क्लियर? इसके अतिरिक्त अकबर के समय, किसके? अकबर के समय जो कानकूत और आईने दहसाला है, कानकूत और आईने दहसाला जैसी अन्य भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। कौन कौन से? कानकूत और आईने दहसाला जैसी कैसी? ये सारी भू राजस्व प्रणालियां भी प्रचलित थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। कब का? बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों, कितने? 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसका कथन है ये? विलियम फिंच का। किसका? विलियम फिंच का कथन है। इलाहाबाद में जो स्थित है पैलेस ऑफ 40 पिलर्स, कौन सा? पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 साल लगे थे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के अकबर के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ है? 64th बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। बिहार पीसीएस की डेट कंफर्म हो गई है 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर को बिहार पीसीएस की डेट आ चुकी है। बिहार पीसीएस का एडमिट कार्ड भी आ गया है। जो बच्चे एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए होंगे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान, किसकी बात हो रही है? कश्मीर के अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था? सुल्तान जैनुल अबिदीन। कौन? सुल्तान जैनुल अबिदीन किस नाम से प्रसिद्ध था? सुल्तान जैनुल अबिदीन कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। अकबर के समान क्या था ये? अकबर के समान धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए क्या था? सुल्तान जो जैनुल अबिदीन था, कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसको। इसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का क्या कराया है? संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया इसने। और तथा श्री भट्ट और मंसूर, कौन? श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को क्या किया? संरक्षण प्रदान किया था इसने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? कौन सी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? किसने? जहांगीर ने शुरू की थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए, किस कौन सा? बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को क्या होता था?
अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें क्या होता था, मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। कितने? 3 गुने घोड़े रखने होते थे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासक कौन से? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? किसके बीच? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कौन थी? क्या थी? कांधार क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच क्या थी? झगड़े की जड़ थी ईरान के कंधार राज। कौन? कांधार राज ईरान के शाह और मुगलों के बीच क्या थी? संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए क्या थी? प्रतिष्ठित, दोनों के लिए क्या था? प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं, किसके? दोनों शासकों के साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथ में रखने पर ही क्या करता था? निर्भर करता था। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? किसका? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं तो फिर जानना जरूरी है। ठीक, तो किसने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। अकबरपुर का अगर हम बात करें, अकबर की बात करें तो अकबर के फतेहपुर सीकरी की बात क्या हुआ था? शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना कब की थी? 1638 ईस्वी में की थी। वहां उसने क्या किया था? बहुत ही अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया था। उसमें एक उसको सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद में क्या हुआ था? भवनों में लाल किला क्या है? शाहजहानाबाद जो नगर था जो उसने बसवाया था अपने नाम से, उसमें अगर बात करें तो सबसे भवनों में सबसे फेमस कौन था? लाल किला क्या था? सबसे फेमस था, सबसे प्रमुख था। एक ऐसा चतुर्भुजाकार है यह किला, इसमें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1639 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1639 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। 9 साल में पूर्ण हो गया था ये। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? लाहौरी दरवाजा है। पूरब पश्चिम, पश्चिमी द्वार का नाम क्या है? लाहौरी दरवाजा है। दक्षिणी द्वार का नाम क्या है? दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता और शोभा में क्या है? बहुत ही अनोखा है, और यह क्या है? विश्व में अतुल्य है। ठीक है, इसकी तुलना में और कोई नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया जिहाद है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। औरंगजेब क्या है? सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। कैसा? एक सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब। ठीक है, उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से, कैसा? सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। ठीक, क्लियर? क्लियर है? इसने क्या किया? उदार दारा के बाद क्या किया इसने? दारा के विरुद्ध, किसके? दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में क्या किया? राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस कानून के अनुसार अगर हम बात करें, प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तब तक गैर मुसलमानी देशों जैसे दारुल हर्ब के विरोध में क्या होना चाहिए? दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वह इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में क्या हो? परिवर्तित नहीं हो जाते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? किसकी बात हो रही है? पटना की बात हो रही है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था?
तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। कब? 1708 में हुई थी। 1666 में जन्म पटना में हुआ था और 1708 में इनकी मृत्यु नांदेड़ में महाराष्ट्र में हुई। मुगल प्रशासन में मुहतासिब कौन? मुगल प्रशासन में मुहतासिब कौन था? मुगल प्रशासन में मुहतासिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतासिब कौन था? लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतासिब जन आचरण के क्या था? निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य क्या है? प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में कैसी मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं के निवास को क्या किया? इसने निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित करके एक नए स्थान पर इसने बसाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? शैतानपुरी। क्या रखा गया? शैतानपुरी नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या? मदद ए मास क्या इंगित करता है? किसमें मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? किसमें मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि है, उसको मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। क्या? सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सद्र का यह दायित्व भी था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। किसका? इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए या भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। और क्या होती थी? अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। किसके पास? अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? किस पर? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह क्या था? अंतिम मुगल सम्राट था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनवाया गया। कौन सा? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। कहां पर? मुगल शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। क्यों? क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने कब? 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में, कहाँ किस युद्ध में? करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था इसने। अगर बात करें उस समय के लेखक आनंद राम के अनुसार, आनंद राम मुखलिस के अनुसार, उस समय के लेखक के अनुसार, तो नादिर शाह क्या किया था? अपने साथ जो है 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना। कितना? 1 करोड़ रुपए का सोना। 50 कितना? 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर और तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन को ईरान लेके गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को, ठीक, निम्नलिखित में से जो है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किसने? वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किस मुगल बादशाह को? शाह आलम द्वितीय। किसको? शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसने? वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब है? 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक? 1759 से 1806 तक है। इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर था। क्या था इसका वास्तविक नाम? अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय कहाँ था? बिहार में था।
ठीक, उसे मुगल बादशाह, उस समय क्या हुआ, इसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते, किसके, मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते, हर पार्टी में हर जगह गुटबाजी होती है, इसी तरह मुगल दरबार में भी गुटबाजी होती थी। तो मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक क्या रहा, खाली पड़ा रहा। 1772 में मराठों की सहायता से वह क्या हुआ, दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही, किसके, शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। किसके, शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, कब, 1803 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। सभी को पता होगा, सभी ने एक मूवी आई थी उसको देखा होगा, ठीक है, कौन सी मूवी, पद्मावत, ठीक, तो सभी ने देखा होगा, तो सभी को पता होगा उस समय कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। कौन, राणा रतन सिंह उस समय क्या थे, वहाँ के शासक थे। बिहार पीसीएस सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन है, कब का, बिहार पीसीएस प्री सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह उस समय चित्तौड़ का शासक था। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी है, एक पुस्तक, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी, पद्मावत, ठीक है। अगर उसके अनुसार हम बात करें, पद्मिनी, कौन, पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की क्या है, अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी, ठीक है, ज्ञानी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने क्या किया, अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख क्या किया, अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता किससे, अलाउद्दीन की समता सुलेमान से की है, और उसने ठीक है, अलाउद्दीन की समता किससे, सुलेमान से, और पद्मिनी की तुलना साहिबा से की थी। ठीक, संभवतः इसी आधार को मानकर किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या की, पद्मावत की रचना की, और राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की क्या की थी, कहानी बनी थी। किसकी, रानी मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की रचना की, राणा रतन सिंह और रानी पद्मावती की क्या होती, कहानी बनी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी, किसकी बात हो रही है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। बिहार पीसीएस सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन फिर से, तो क्या हो रही है बात, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी कौन था, ठीक, मुख्य काजी कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश क्या होता था, मुख्य काजी कौन होता था, मुख्य न्यायाधीश मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी काजी उल कुजात या प्रधान काजी था, कैसा, मुख्य काजी काजी उल कुजात कैसा था, यह प्रधान काजी था, न्याय विभाग का प्रमुख होता था, किसका, न्याय विभाग का प्रमुख होता था ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, किसका, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बिहार पीसीएस सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन है, ठीक, मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर पता होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन, बाबर था, किसका, मुगल वंश का संस्थापक। क्लियर है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ठीक, मुगल शासक वास्तव में कैसा, मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। कहाँ के, तुर्की के चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता, कौन, मंगोलों का एक नेता है, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। किसके, चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। इसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्की का देश कौन था, तुर्किस्तान था। इसके अधिकार में कौन कौन सा देश, मध्य एशिया और तुर्की, ठीक, का देश जो तुर्किस्तान था वो था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, किसकी बात हो रही है, खिलजी वंश की बात हो रही है। चलिए देखते हैं
खिलजी वंश का प्रथम शासक, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक, उसने अपना राज्याभिषेक 1290 में किसके? कैकुकाबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखोरी, कौन सा? अपूर्ण किलोखोरी, जिसको किलोगढ़ी के महल में करवाया था। अपना राज्याभिषेक इसने 1290 में करवाया था। ठीक, अगर हम बात करें डॉक्टर एएल किसकी? डॉक्टर एएल श्रीवास्तव की, तो एएल श्रीवास्तव के अनुसार क्या है? जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का क्या था? प्रथम तुर्की सुल्तान था। कैसा? जलालुद्दीन खिलजी क्या था? दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को क्या किया? अपने सामने रखा था। किसको? उदार निरंकुशवाद के शासन को इसने अपने सामने रखा। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 26 जून 1539 को, कब? 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? किसके? शेरशाह और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कहाँ पे लड़ा गया था? चौसा में। 1539 का युद्ध कब हुआ था? 24 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? चौसा में युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पर? चौसा में यह युद्ध लड़ा गया था। 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने क्या किया? हुमायूं को हराया। ठीक, किसने? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी इसने। फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अली गौहर किसकी बात हो रही है? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? किसकी बात हो रही है? अली गौहर की बात हो रही है। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ है? अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में। कब? 1759 में समाप्त हुआ। अली गौहर का बिहार अभियान कब? 1759 में समाप्त हुआ। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 कब का? सीडीपीओ प्री 2018 का क्वेश्चन है। बात करें अगर मुगल सम्राट अली गौहर की, किसकी? मुगल सम्राट अली गौहर की, तो 1759 ईस्वी में बिहार पर इसने क्या किया? आक्रमण किया और पटना स्थित, कौन सी? पटना स्थित जो अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। क्या? सोचिए, शाह आलम द्वितीय कौन था? अली गौहर। इसने अपना नाम क्या रखा? शाह आलम द्वितीय रखा। इसके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध, कौन सा? शाह आलम द्वितीय के समय में ही कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कब? 1761 में। कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ध्यान दीजिएगा, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर है? क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कंफ्यूजन कमेंट जरूर कीजिएगा। जो ही बच्चे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने एंशिएंट खत्म कर दी, आपकी मिडिवल हिस्ट्री भी खत्म की, एंशिएंट हिस्ट्री भी खत्म कर दी। अब हम लोग किस पर पहुंच रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं। किस पर? मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश। किस पर? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय
भारत में कौन हुआ? कहाँ पर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? सभी को पता होगा इसका आंसर क्यों कौन हुआ था? अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को, किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को चुना गया 1505 से 1509। कब से कब तक? 1505 से 1509। ठीक है, इसका फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का आगमन हुआ था 1505 ईस्वी में। भारत पहुंचा था कब? 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। कब? 1505 ईस्वी में। यह कहाँ भारत पहुंचा था? कहाँ पर? 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। क्लियर है? मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होगा तब भी कमेंट में लिखिएगा, कंफ्यूजन ना हो तो तब भी कमेंट में लिखिएगा। आप लोगों की हमारी क्लास कैसी लगी या फिर हमारी क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का आज एक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, PYQ सॉल्व करा रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हम आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन अगले क्लास में हम आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।